नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। 30 नवंबर की वो तारीख जब एग्जिट पोल सामने आए थे और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, 1, 2, 3, 4 करके 10 की 10 नामी न्यूज एजेंसियों ने ये बातें रखी थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। तब हमने जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार अनिल मिश्रा का साथ लिया था। अनिल मिश्रा की मौजूदगी में तब हमने दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब जबकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बने 6 महीना हो गया, लोकसभा के चुनाव भी संपन्न हो गए और कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग टीम सामने आती है। 28 जून से लेकर 1 जुलाई तक फैक्ट फाइंडिंग की वो टीम जिसमें वीरप्पा मोइली जिसकी अगवानी कर रहे थे, एक पत्र वायरल होता है जिसमें दावा किया जाता है भूपेश बघेल और उनकी कोठरी हार के लिए जवाबदार है, भूपेश बघेल का व्यवहार जवाबदार है, उनके अहंकार से लेकर वो तमाम बातें मैं आगे इस पर चर्चा करूंगा। अनिल मिश्रा जी, आपका स्वागत है राष्ट्रभोज में। आज एक बार फिर हम उस पत्र के बारे में बात करेंगे और जमीनी हालात को समझने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ की राजनीति क्या कहती है। अनिल जी, आप मुझे बताएंगे कि ये जो पत्र सामने आया है जिसे हमारे दर्शक भी स्क्रीन में देख सके, मैं चाहूंगा कि उसे एक बार दिखाया जाए। उस पत्र का एक पहला पन्ना है, ऐसे ही 4 पन्नों का पत्र जिसे आपने भी देखा है। आप बताइए कि आपका क्या कहना है इस बारे में। देखिए पवन जी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पहले लोकसभा चुनाव के दौरान ही कांग्रेस में जो असंतोष है वो पूरी तरह उभर कर आया था। राजनांदगांव के सुरेंद्र दाऊ, पीसीसी के मेंबर राम कुमार शुक्ला और पीसीसी के पूर्व महासचिव सिसोदिया ने जो पत्र सार्वजनिक किए थे उसी समय ही समझ आ गया था कि कांग्रेस के भीतर बहुत असंतोष है, कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यही सब चीज़ें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने कार्यकर्ताओं ने खुलकर रखी है और वो भी भूपेश बघेल के नेतृत्व को चुनौती देते हुए रखी है। मैं अपने दर्शकों को उस पत्र के बारे में बताना चाहूंगा जिसमें 2 बिंदु लिखे गए हैं। इस पत्र में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन को लिखे गए इस पत्र में लिखा है कि प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि हार के मात्र 2 कारण हैं। पहला, भूपेश बघेल का घमंड, अहंकार और बदतमीजी से बात करना, एकला चलो की रणनीति, संगठन को दरकिनार करना, उसकी जातिवाद की घटिया मानसिकता, उसका भ्रष्टाचार और गलत टिकट वितरण, आदिवासी, साहू और सवर्ण सतनामी नेतृत्व को दरकिनार कर अपमानित करने की राजनीति। दूसरे पॉइंट में तो सीधा व्यक्तिगत आक्षेप किया गया है। सौम्य चौरसिया, राम गोपाल अग्रवाल, गिरीश देवांगन, अनिल टुटेजा, सूर्यकांत तिवारी, विनोद वर्मा, राजेश तिवारी, रुचिर गर्ग, एजाज ढेबर जैसे लोग और सट्टा, शराब, कोयला जैसे कई घोटाले जिनके कारण बघेल पिता, पुत्र और दामाद के ऊपर ईडी की कार्रवाई से जेल जाने की संभावनाओं से डर कर भूपेश बघेल की भाजपा से डीलिंग और उसके तहत विधानसभा और लोकसभा में कांग्रेस के हरवाने का पूरा षड्यंत्र। ऐसी तीखी शब्दावली का पत्र सोशल मीडिया में वायरल है। हालांकि किसी के हस्ताक्षर नहीं है। राष्ट्रभोज की ओर से इस पत्र की पुष्टि का हम दावा नहीं करते, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, चर्चा का कारण है। आप इस पत्र को कैसे देखते हैं? और जहां तक भूपेश बघेल के खिलाफ रोष की बात है, तो उसके सरकार में जो उनकी कार्यशैली थी उसको लेकर कार्यकर्ताओं में कितना असंतोष था, ये बिलासपुर की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में स्पष्ट रूप से सामने आया। वहाँ वीरप्पा मोइली और अन्य वरिष्ठ सदस्यों के सामने कार्यकर्ताओं ने खुलकर कहा कि हमें भूपेश बघेल का नेतृत्व किसी भी स्थिति में मंजूर नहीं है। यदि आगे भी उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी तो हमको चाहते हैं कि वो सरकार न बने। हमें भाजपा की सरकार मंजूर है, परंतु भूपेश बघेल के नेतृत्व में अब आगे कोई भी सरकार हमें मंजूर नहीं है। 3 दिसंबर 2024 को विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे। उसके 3 दिन पहले यानी 30 दिसंबर को ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल से जब प्रतिबंध हटाए गए, तब देश की जानी मानी 10 एजेंसियों ने भूपेश बघेल की पीआर टीम से प्रभावित होकर और जिस तरह से जनसंपर्क कार्यालय को अपने हिसाब से संचालित किया गया था, सैकड़ों करोड़ रुपए पानी में बहाकर श्री भूपेश बघेल की ब्रांडिंग के लिए काम किया था, उससे प्रभावित होकर शायद वो बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियां कांग्रेस की ही सरकार दूसरी बार छत्तीसगढ़ में बनवा रही थी। लेकिन ये सत्य से काफी दूर था, क्योंकि प्लास्टिक के फूल में इत्र डालने से वो ओरिजिनल नहीं हो जाता। क्या आप इसे मानते हैं कि भूपेश बघेल ने जनता की आवाज और कार्यकर्ता की आवाज को दबाने की कोशिश की, अपनी ब्रांडिंग के कारण कांग्रेस की इतनी बुरी गत हुई? भूपेश बघेल के बारे में ये आरोप लग रहे हैं, अब खुद कांग्रेस के बड़े सीनियर लोग निजी बातचीत में बोलते हैं कि भूपेश बघेल ने जानबूझकर अपनी सरकार को हरवाया था। उन्होंने कुछ जानबूझकर ऐसे टिकट बांटे जिसमें कांग्रेस की सीटें 35 तक आ गई। वो दरअसल भूपेश बघेल अपने परिवार और अपनी जो कोठरी थी
उसको जेल जाने से बचाने के लिए ही उन्होंने सारा षड्यंत्र किया था और भाजपा से साठगांठ कर कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दी थी। इससे बड़ा आरोप भूपेश बघेल पर और कोई दूसरा नहीं हो सकता। विधानसभा चुनाव में हार के बाद मैंने सुरेंद्र दाऊ से बातचीत की थी, जो बीती 18 मार्च 2024 को भूपेश बघेल जब राजनांदगांव से प्रत्याशी थे, उनकी मौजूदगी में जिला पंचायत सदस्य के रूप में सुरेंद्र दाऊ साफ साफ भूपेश बघेल की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाकर उन्हें एक्सपोज कर चुके थे। मेरी उनसे बातचीत हुई और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अरुण सिसोदिया के अलावा विजय साहू जैसे वो तमाम नाम है, एक एक कर मैंने कांग्रेस के ऐसे लोगों से बातचीत की जो दशकों से कांग्रेस से जुड़े रहे। उनका भी यही मानना था, जैसा कि आप कह पा रहे हैं। मौजूदा समय में हम जिस पत्र की बात कर रहे हैं उसमें सरोज पांडे का भी जिक्र आता है कि सरोज पांडे की जो हार हुई है कोरबा से, उसमें चरणदास महंत और उनके परिवार का कोई रोल नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने ऐसा कुछ हुआ कि सरोज पांडे कोरबा से हार गई। आपका क्या कहना है इस बारे में, जैसा उस पत्र में दावा किया जा रहा है? पवन जी, आप खुद भी भाजपा की राजनीति के बड़े जानकार हैं। जिस तरह मेरा भी मानना है कि वहाँ ज्योत्सना महंत की जीत नहीं बल्कि सरोज पांडे की हार हुई है। उसके मुझे दो बड़े कारण नजर आते हैं। एक तो सरोज पांडे थोपी हुई अकेले पूरे 11 लोकसभा सीटों में एकमात्र सीट थी जिस पर हाईकमान ने प्रत्याशी थोपा था। लोगों ने पहले दिन से उनको बाहरी प्रत्याशी बोला। दूसरी बात, कहीं न कहीं उनका अपना घमंड भी उनके हार का एक कारण बना। और तीसरी बात, जो छत्तीसगढ़िया विरोधी उसकी जो इमेज बनी हुई है पूरे छत्तीसगढ़ में, वो भी उनके हार का एक प्रमुख कारण था। मौजूदा समय में जिस तरह के हालात निर्मित हो रहे हैं, कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी भरी संसद में 1 जुलाई को भगवान शंकर की फोटो दिखाते हैं। 2024 में जो कुछ हो रहा है, इससे पहले कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि कांग्रेस की ओर से भरी संसद में इस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा। राहुल गांधी की इस चालाकी से कहीं पहले भूपेश बघेल राम वनगमन पथ, राम रामायण, गाय गोबर की राजनीति कर रहे थे और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो ही पार्टी के नीति निर्धारक हैं। कांग्रेस की अपनी एक पार्टी लाइन है, उससे अलग जाकर जिस तरह से अपने हिंदूवादी उदार चेहरा बताने की कोशिश कर रहे थे, उस पर आपका क्या कहना है? आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। भूपेश बघेल साफ हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ियावाद को भी उभारने की कोशिश कर रहे थे। किंतु भूपेश बघेल का जो पारिवारिक जो हालात हैं वो उनके बिल्कुल विपरीत थे। उनके पिताजी स्वर्गीय नंद कुमार बघेल, सभी जानते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ का एक एक नागरिक जानता है कि वो कितने हिंदू विरोधी, कितने राम विरोधी थे। वो जिस तरह से उसने खुलकर रावण का महिमा मंडन किया था, उससे भूपेश बघेल जो राजनीति कर रहे थे, कहीं न कहीं वो उसमें कंट्रोवर्सी थी। उसका नुकसान भी कहीं न कहीं चुनाव में भूपेश बघेल को हुआ। और अब जो कांग्रेस में जो राहुल गांधी ने जो लाइन तय की है, उसमें कहीं न कहीं भूपेश बघेल अब फिट नजर नहीं आ रहे हैं और उसका नुकसान आने वाले दिनों में निश्चित रूप से भूपेश बघेल को कहीं उठाना पड़े तो आश्चर्य नहीं होगा। सोशल मीडिया में वो पत्र तो आज चर्चा का कारण बना हुआ है, लेकिन उससे कहीं पहले 508 करोड़ रुपए महादेव सट्टा ऐप से एक्सटॉर्शन मनी के अलावा गोबर घोटाला, शराब घोटाला, कोयले घोटाला, तमाम ऐसे घोटाले का जिक्र सोशल मीडिया के इस वायरल पत्र में है। क्या भूपेश बघेल की इमेज एक घोटालेबाज नेता की बन गई थी? उनकी गिरफ्तारी की संभावना दिख रही थी, या उनके परिवार के कुछ लोगों का भी नाम आया था? जिस तरह से सौम्या चौरसिया के साथ उनके रहस्यमय संबंध थे, उसके बाद सौम्या चौरसिया लंबे समय तक जेल में रही, ये सारा कुछ मसाला उस पत्र में है। क्या घोटाले से कांग्रेस की इमेज बुरी तरह खराब हुई या भूपेश बघेल ही इसके लिए अकेले कसूरवार है? इसे आप कैसे देखते हैं? मेरा मानना है कि भूपेश बघेल और उनकी सरकार पर जिस तरह के घोटाले के आरोप लगे, निश्चित रूप से कहीं न कहीं विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव में उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा है। भूपेश बघेल अभी भी आरोपों से परे नहीं है। उनके खिलाफ जितने भी आरोप हैं, चाहे महादेव सट्टा हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो, कहीं न कहीं उनमें भूपेश बघेल की भूमिका है। और ये तो जांच टीम ही तय करेगी कि भूपेश बघेल उस मामले में कितने फंसे हुए हैं, कितने दोषी हैं और उसका चेहरा कितना दागदार है, ये तो आगे आने वाला समय ही तय करेगा। यदि भूपेश बघेल की छवि इसी तरह बनी रही और भूपेश का नेतृत्व कायम रहा तो आगे भी कांग्रेस को नुकसान होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की राजनीति में भूपेश बघेल जिस तरह से आज भी हावी हैं, जिन दिनों वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो 2-3 नाम जो उनकी कोटरी में खासे चर्चित होते
होते थे, जिससे कांग्रेस तुष्टीकरण के मुद्दे पर घिर जाती थी। पहला नाम तो उनके मंत्री साथी मोहम्मद अकबर का आता है, दूसरा नाम एजाज ढेबर का आता है जिसे जबरदस्ती रायपुर का महापौर बनाया गया, और तीसरा एक अचानक से लाया हुआ नाम है नवाज खान, जो कांग्रेस राजनांदगांव के शायद जिलाध्यक्ष बनाए गए। इन तीनों ही मुस्लिम चेहरों पर भूपेश बघेल ने जैसा विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव के दौरान एक पोस्टर जारी करने का मौका मिला और भूपेश बघेल को जिहादी गैंग का सरगना बताया गया। आप इसे कैसे देखते हैं कि क्या कांग्रेस एक तरफ तो खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लेना चाह रही थी, दूसरा इन मुस्लिम चेहरों को आगे रखकर क्या संदेश देने की कोशिश हो रही थी, इसे आप कैसे देख पा रहे हैं? भूपेश बघेल सरकार एक तरफ राम वन पथ गमन के माध्यम से जहां सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल खड़ी थी, वहीं कहीं न कहीं तुष्टीकरण की भी राजनीति को भूपेश बघेल बढ़ावा दे रहे थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण एजाज ढेबर का महापौर बनना था। जब वो एजाज ढेबर महापौर बने रायपुर के, तभी लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अब तो रायपुर में कांग्रेस की ताबूत पर कील ठोक दी गई है। और इसका विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आया, रायपुर जिले की जो सभी सीटें कांग्रेस हार गई, उसका सारा दोष एजाज ढेबर के सर पर फोड़ा गया। दूसरी ओर राजनांदगांव में जो भूपेश बघेल की लोकसभा चुनाव में हार हुई, उसका एकमात्र खलनायक वहां के जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नवाज खान को माना गया। नवाज खान ने भूपेश सरकार के रहते जिस तरह से कांग्रेस जनों की वहां उपेक्षा की और जिस तरह से मनमानियां हुई, और इसके अलावा कवर्धा में जो कांड हुआ, बीरनपुर में जो कांड हुआ, वो भी एक बड़ा कारण बना भूपेश बघेल के हारने का। तो कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति का भी नुकसान भूपेश बघेल और कांग्रेस को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ा है। विगत 2-3 दशकों से राजनीति को समझना, विश्लेषण करना, समीक्षा करना, ये हमारी ड्यूटी रही। हम जिस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति को गहराई से समझ पा रहे थे, वहाँ अंदर खाने एक बात उठती है कि क्या कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेताओं में कोई डील होती है, जैसा इस पत्र में भी लिखा हुआ है। ये डील जैसी कोई बात आई है? आप भी लंबे समय से, दशकों से आप देखते रहे हैं, क्या वास्तव में ऐसा कुछ होता भी है? पवन जी, आपने जो बड़े नेताओं के बीच डील की बात कही है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसमें सत्यता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार थी, तब शुरुआती दौर में भाजपा जिस बुरी तरह पराजित हुई थी, उसके बाद कोई भी लीडर भूपेश सरकार के खिलाफ खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ तक कि आंदोलनों से भी बड़े नेता दूर रहते थे। सिर्फ एक औपचारिकता के लिए कुछ लोग बयान जारी कर देते थे, परंतु भूपेश बघेल के सरकार के खिलाफ खुलकर कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं था। उस समय ये जनता के बीच में चर्चा होती थी कि कहीं न कहीं भूपेश बघेल के साथ भाजपा के जो बड़े नेता हैं, खासकर एक गुट विशेष के जो नेता होते थे, उनके साथ उसकी इंटरनल डील है। इसके अलावा एक बड़ी महिला नेत्री के साथ भी उसके जो संबंध थे, उसको लेकर लोग भी डाउट व्यक्त करते थे। आज यही हाल कांग्रेस में के अंदर भी बताई जा रही है कि भूपेश बघेल और भाजपा के बड़े नेताओं के बीच ही कोई डील हुई थी, जिसके चलते कांग्रेस यहाँ पराजित हुई। यदि भूपेश बघेल खुलकर और पूरी ताकत से लड़ते तो कहीं न कहीं यहाँ कांग्रेस की सरकार बनने की पूरी संभावना थी, जिसका समर्थन उस समय के पूरे नेशनल मीडिया भी करते थे। परंतु जो हकीकत जब परिणाम आया तो, और जो सामने आया परिणाम, उसके बाद लोगों को समझ आया कि कहीं न कहीं भूपेश बघेल और भाजपा के टॉप लीडर्स के बीच कोई डील हुई थी, जिसके चलते यहाँ भाजपा की सरकार बनी। आशंका और संभावनाओं को विशेष सूत्रों का नाम दे दिया जाता है, लेकिन जो साक्ष्य सामने नजर आते हैं, जो बयान सामने नजर आते हैं, खासकर मैं झीरम कांड का नाम लूंगा। भूपेश बघेल की जब सरकार नहीं थी, 2013 में 25 मई को वो काला दिन आया था जब झीरम कांड हुआ था। उसके बाद जब भूपेश बघेल पीसीसी चीफ यानी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, तब वो दावा करते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम दोषियों को नहीं बख्शेंगे, सबूत हमारे जेब में है। वो सबूत कहाँ चले गए 5 साल तक, और किस तरह से दोषियों को पकड़ा गया? क्या तब भी कोई डील हो गई थी? क्या भूपेश बघेल जैसे कवासी लखमा जैसे संदिग्ध चेहरे को मंत्री बना के रखे थे, जबकि कवासी लखमा नक्सलियों से बात करते हुए जिंदा वहां से भेज दिए गए थे? उनकी मौजूदगी में उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके पुत्र दिनेश पटेल को बेहद वाहियाना तरीके से दर्दनाक मौत दी गई थी। कवासी लखमा को कुछ नहीं हुआ था, बावजूद उसके वो अस्पताल में एडमिट हो गए थे। चरणदास महंत वहां पहुंचते हैं, उनके ऊपर हाथ छोड़ते हैं। उनका वो वीडियो अभी भी सोशल मीडिया में मौजूद है। भूपेश बघेल की झीरम कांड को लेकर जो भूमिका रही, तो क्या यहाँ भी कोई डील वाली बात आपको दिख रही है? निश्चित रूप से झीरम कांड में भी जो कुछ भी भूपेश सरकार ने किया, उससे तो यही साबित होता है कि कहीं न कहीं
भूपेश बघेल बोलते कुछ थे और उन्होंने सरकार में रहते हुए उसके लिए कुछ नहीं किया। जब कवासी लखमा जो उस कांड के सबसे बड़े खलनायक के रूप में उभरे थे, उनको जब मंत्री पद दिया गया तभी समझ आ गया था कि झीरम कांड को लेकर आगे कुछ नहीं होना है। और झीरम कांड को लेकर पूरे 5 साल भूपेश बघेल जिस तरह से चुप्पी साधे रहे और सिर्फ दिखाव करते रहे कि कोर्ट कचहरी में उलझा हुआ मामला है, परंतु ये एक बहाना था। झीरम कांड पर कोई आगे कुछ उसको होना ही नहीं था, ये बिल्कुल तय था। उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही भूपेश बघेल ने झीरम कांड को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया था। मुझे एक तारीख और याद आती है 2 सितंबर 2023 की, जब आरोप पत्र लेकर अमित शाह दीनदयाल ऑडिटोरियम रायपुर में साफ तौर पर भूपेश बघेल का नाम ले रहे थे और दावा कर रहे थे कि महादेव सट्टा में वो संलिप्त है। बाद में उन पर 508 करोड़ रुपए मनी एक्सटॉर्शन का एक गंभीर आरोप लगा। मार्च 2024 में जब भाजपा की सरकार बन चुकी थी तब FIR दर्ज हुई, वो नामजद आरोपी बनाए गए। अभी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लोग प्रश्न खड़ा करते हैं कि भूपेश बघेल आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं। देवेंद्र यादव भी एक आरोपी हैं कोल घोटाले वाले मामले में, वो भी छुट्टा घूम रहे हैं। कानून के जानकार अच्छी तरह समझते हैं कि कानूनी दांवपेच कैसे होते हैं। बावजूद इसके क्या इसमें कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दिख रही है इन दोनों की गिरफ्तारी को लेकर? पवन जी, एक बात आप गौर करेंगे, कोयला घोटाला, महादेव सट्टा, शराब घोटाला, इन तीनों बड़े घोटाले में अभी तक जितने भी आरोपी जेल के अंदर हैं वो कांग्रेस शासन के दौरान ही गिरफ्तार किए गए थे। जब से भाजपा सरकार बनी है तब से इस मामले में न कोई नई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन मेरा यहाँ मैं बीच में टोकूंगा आपको कि ये तो केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उस समय की कांग्रेस सरकार के नियत और इच्छा के विपरीत जाके गिरफ्तारियां करवाई थी। उसमें CRPF की फोर्स आई थी और उस समय विशेष अदालत के आदेश पर ही सारी प्रक्रिया चल रही थी, जैसा कि आज चल रहा है। इसमें हम शायद ये नहीं कह सकते कि इसमें कांग्रेस का कोई रोल था या भारतीय जनता पार्टी की इच्छा थी। आप कैसे इसको देख पा रहे हैं? अभी बिल्कुल सही बात है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन बड़े घोटालों के खिलाफ EOW ने जो जांच शुरू की है, कहीं न कहीं निश्चित रूप से इस सरकार की इच्छा शक्ति दिख रही है कि इस मामले में आगे और बड़ी कार्रवाई हो, परंतु इसमें और भी तेजी आनी चाहिए। नई गिरफ्तारियां होने के साथ साथ जो खुलेआम घूम रहे हैं आरोपी, उनको भी जेल के अंदर डालना चाहिए, तब कहीं जाकर इस पूरे मामले में इंसाफ हो पाएगा। तारीख 7 जून 2024 बड़ौदा बाजार के SP कलेक्टर कार्यालय में जो आगजनी हुई, इससे पहले देश में कहीं नहीं हुआ। और वहां देवेंद्र यादव 130 किलोमीटर भिलाई से दूर जाकर उस कार्यक्रम में मौजूद रहते, जबकि स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के अनेक विधायक थे, वो आमंत्रित नहीं थे। कई संदिग्ध चेहरे, बाहरी चेहरे जो सत्तामी समाज से नहीं थे, उस मौके पर उपस्थित थे। भीम आर्मी जैसे कई और संगठनों की घुसपैठ करवाकर सतनामी समाज को बदनाम करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप मंत्री लगा रहे हैं। मौजूदा सरकार के मंत्री दयालदास बघेल, टंकराम वर्मा साफ तौर पर देवेंद्र यादव का नाम लेते हैं, लेकिन देवेंद्र यादव की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसे आप कैसे देख पा रहे हैं? पवन जी, गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। अब तक देवेंद्र यादव के खिलाफ कोई FIR भी नहीं हुआ है, न ही उनसे कोई पूछताछ हुई है। स्वयं कांग्रेस के कई लोग जिनसे मेरे अपने संपर्क हैं, उनका खुद का मानना है कि कहीं न कहीं देवेंद्र यादव की इस पूरे मामले में भूमिका संदिग्ध है। राज्य सरकार को उनकी कड़ाई से जांच करनी चाहिए और इस मामले में जो दोषी हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं था। ये एक जाति संघर्ष पैदा करने की कोशिश हुई थी, जो कि छत्तीसगढ़ के आबो हवा को बिगाड़ने के लिए बहुत ही खतरनाक मामला था, एक बड़ा षड्यंत्र था। इस मामले में सरकार को बहुत गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई और सख्त जांच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजनीति को जानने समझने के लिए राजनीतिक समीक्षक अनिल मिश्रा के साथ मेरी बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हमारी कोशिश रहती है कि आम जन सरोकारों से जुड़े हुए उन मुद्दों को रखें। वो मुद्दे राजनीति भी हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक, कुछ भी हो सकते हैं, जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है। राजबोध आपका अपना जनमंच है, हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। अनिल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि राष्ट्रबोध को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।